इन्हें वो सीएजी चाहिए जो विपक्ष के सरकार को नंगा करे और अपने सरकार के कुकृत्यों पे पर्दा डाले कि एक 500 रुपए का घोटाला कर्नाटक सरकार में हो जाए, 500 रुपए का। तो सुबह से शाम हमारे टेलीविजन चैनल वाले ये शुरुआत है 500 से, देखिए आगे 5 लाख होगा, ये कांग्रेस की सरकार। उस सरकार ने ही 10,000 करोड़ वापस मांगा अडानी जी से, आपने जो हमसे लिया एक्स्ट्रा वापस करो। बाकी ये जो पोर्टल पे बड़े बड़े लोग हैं कि हम पे अरेस्ट क्यों किया और हम पत्रकारिता के ऊपर हमला है, ये यूट्यूबर्स, यूट्यूब के हमारे सेलिब्रिटी चुप क्यों है अडानी पे? जो चैनल कहता है कि मैं नंबर 2 पोजीशन पे पहुंचा हूं, मेरे सबसे ज्यादा व्यूअर्स है, मैं धन्यवाद अदा करता हूं लोगों को। अरे मैं तुम्हारा धन्यवाद अदा करूंगा, जरा अडानी जी के बारे में 2 शब्द बोल के दिखिए। एक महिला पत्रकार अडानी का टेंडर लेके घूम रही है और आप सब बिक गए हो। तो वोट ओबीसी दे, वोट दलित अति दलित दे, राष्ट्र सवर्ण करे। अब मोदी जी कहते हैं कि मैं खुद ओबीसी हूं, और यदि फिर आप ओबीसी है तो फिर जातीय जनगणना के लिए आपको क्या तकलीफ है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति के खास कार्यक्रम वीकेंड विद वानखेड़े में। तो आज इस एपिसोड में हम चर्चा ये भी करेंगे कि क्या सीजेआई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट अब मोदी और बीजेपी के आगे चुनौती बन चुके हैं। इस एपिसोड में इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि क्या सरकारी घोटालों की अगर पोल कोई ऑफिसर्स खोल दे या एक्सपोज कर दे स्कैम, तो क्या उन्हें अब से सजा मिलेगी? इस विषय पर विस्तारित चर्चा करने के लिए और अपनी एक्सपर्टीज साझा करने के लिए हमारे साथ फिर एक बार मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। अपने अभी आयुष्मान योजना के बारे में बताएं, एम्बुलेंस की जगह एम्बुलेंस के बारे में बताएं। तो हमने देखा कि आयुष्मान योजना में कितना बड़ा स्कैम हुआ, और आयुष्मान योजना, भारतमाला, द्वारका एक्सप्रेसवे, इन 3 स्कैम को एक्सपोज करने वाले 3 बड़े कैग के अधिकारियों को जिस तरह से सजा मिली, एक तरह से उनका तबादला किया गया, क्या सरकार अब इस तरह से सरकारी अधिकारियों को सजा देगी? ईडी, सीबीआई तो खत्म हो ही चुकी है, तो क्या अब जितने भी कैग की रिपोर्ट पर काफी भरोसा किया जाता है, अब उनके अधिकारियों को इस तरह से तबादला करना, उनकी ट्रांसफर हो जाना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जब 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर सीएजी था। विनोद राय सीएजी थे, और 2G स्कैम और कोल घोटाले ने एक मनमोहन सिंह सरकार को एक भ्रष्टतम सरकार का टैग लगा दिया था, और उसी पे सवार होके मोदी जी आए थे। मोदी जी को सीएजी की महानता पता है, तो मोदी जी ने बड़े स्मार्टली गिरीश चंद्र मुर्मू को कैग सीएजी बनाया। ये गुजरात कैडर के 1985 के ऑफिसर है, बैच के। ये इतने विश्वास पात्र है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के कि जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो ये पहले एलजी थे वहाँ के, और फिर एलजी के बाद उन्हें इस्तीफा देकर सीएजी बनाया गया। उनको मालूम था कि सीएजी एक ऐसा एरिया है जो भ्रष्टाचार को दबाएगा। अब 2015 के पहले, 2014 के पहले सीएजी की कितनी रिपोर्ट्स आती थी और 2014 के बाद सीएजी की कितनी रिपोर्ट्स आती है, यदि इसका आप अध्ययन करें तो 75% सीएजी की रिपोर्ट में कमी आई है। मतलब सीएजी रिपोर्ट ही नहीं करती। जो पहले 75 रिपोर्ट आती थी, अब वो 75% कम हो गई। दूसरी बात, सीएजी को जो काम है वो करती नहीं सीएजी। इस टाइम पे भी ये सिर्फ जो सामने चीज़ें आई, इसके लिए अपूर्वा सिन्हा, अशोक सिन्हा और डीएस सिरसाट, ये 3 अधिकारी जिम्मेदार हैं। एक ओरल ऑर्डर भी, यदि मैं वायर की स्टोरी को सही मानूं, एक ओरल ऑर्डर भी चला गया था कि फील्ड ऑफिसर्स को कहो कि ज़्यादा अंदर घुस के ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। इन अधिकारियों ने बोला कि साहब वो रिटर्न में दो आप, भ्रष्टाचार तो उजागर होगा। फिर जब ये पटल पे आया तो मैं एक अपूर्व सिन्हा के बारे में मैं इतना बता सकता हूं कि वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक्रेडिटेड ऑडिटर है ये, विश्व मान्यता प्राप्त ऐसी होनहार अधिकारी है ये। लेकिन संघर्ष करना ये सिन्हा परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। इनके पति इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के बड़े अधिकारी थे, दूरदर्शन न्यूज़ के डायरेक्टर थे।
स्मृति ईरानी जी आईबी मंत्री बन गई और उन्होंने फिर तुगलकी फरमान जारी करना शुरू किए। इन लोगों ने कहा कि हमारे प्रसार भारती के नियमों के खिलाफ है जो आप कहना चाहती हो, ये नहीं हो सकता। तो 140 अधिकारियों का एक ही दिन ट्रांसफ़र हुआ 500 में से। इतना मैसिव ट्रांसफ़र देश आज़ाद होने के बाद कभी नहीं हुआ था। टोटल 500 अधिकारी है देश में इंडिया इंफॉर्मेशन सर्विस के, उनमें से 140 अधिकारी का, और एक तो उस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे इनके पति अपूर्वा सिन्हा जी के, उनका भी तबादला किया और उन्हें कोई पब्लिकेशन डिवीज़न दे दिया गया। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि ऐसी सरकार के कोई भी होनहार अधिकारी सरकार के साथ काम नहीं कर सकता। अब अपूर्वा जी को वहाँ से भेज के अकाउंट जनरल सीधा केरल भेज दिया, देश के एक कोने में। भारतमाला प्रोजेक्ट पे उन्होंने प्रकाश डाला था। फिर शिरसाट साहब को अब लीगल डिपार्टमेंट में भेजा गया। वो भी प्रधानमंत्री की जन आरोग्य सेवा योजना को उन्होंने एक्सपोज किया कि कैसे मरे हुए आदमी को भी जिंदा दिखा दिया, क्लेम दिया गया। आदमी डिस्चार्ज होने के बाद कैसे ऑपरेशंस हुए उसका कैसा क्लेम लिया गया। एक 9 बार के 9 नंबर 999 का एक मोबाइल नंबर पे कितने लाख केसेस खेल हुआ। फिर ये अशोक सिन्हा को डीजी राजभाषा बनाया। अभी हिंदी के साथ खिलवाड़ करेंगे वो, मतलब हिंदी का देखेंगे हिंदी ठीक से बोल रहे कि नहीं। एक होनहार अधिकारी जो नॉर्थ सेंट्रल रीजन के डीजी थे, जिन्होंने इंश्योरेंस सेटलमेंट जो क्लेम जिसका मैंने जिक्र किया, मरने के बाद भी जिंदा दिखाया और क्लेम दिया, या ऐसे तमाम चीज़ों को उन्होंने एक्सपोज किया। और ऐसे 37 अधिकारियों के ट्रांसफ़र हुए। 3 तो बड़े अधिकारी हैं, इनके नाम बाहर आ गए। बाकी तो ये ऑनलाइन जो पोर्टल होता है जिसमें जनरली ट्रांसफ़र उजागर होती है वो भी नहीं बताते। तो इनकी आदत है, इन्हें वो सीएजी चाहिए जो विपक्ष के सरकार को नंगा करे और अपने सरकार के कुकृत्यों पे पर्दा डाले। फिर ये कहते हैं कि हमारे यहां तो भ्रष्टाचार ही नहीं होता, और भ्रष्टाचार उजागर हो गया तो अब उसको बात करने के लिए तैयार नहीं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल, कम से कम वो भारतमाला प्रोजेक्ट में तो गडकरी सामने आए, उन्होंने कम से कम बयान तो भी दिया। इस जो हेल्थ सेक्टर में जो घोटाले हुए करोड़ों रुपए के, उसके बारे में सरकार की तरफ से कोई क्यों सामने नहीं आ रहा है? क्या वजह है? और इसमें हम देखते हैं कि मीडिया भी बात नहीं करती। नहीं, मीडिया को कोई शायद फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मीडिया को फर्क पड़, बहुत बड़ी खबर है ये। नहीं, मीडिया को तब खबर पड़ती कि एक 500 रुपए का घोटाला कर्नाटक सरकार में हो जाए, 500 रुपए का। तो सुबह से शाम हमारे टेलीविजन चैनल वाले, ये शुरुआत है 500 से, देखिए आगे 5 लाख होगा, ये कांग्रेस की सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार में होगा, हिमाचल में होगा, तो दिल्ली में होगा, तमिलनाडु में होगा, बंगाल में होगा, तो ये टूट पड़ेंगे 500 रुपए के घोटाले पे। लेकिन करोड़ों अब्जों रुपए के घोटाले पे ये चुप रहेंगे। अडानी का कोल स्कैम आ गया, उसमें तो गुजरात गवर्नमेंट ने ही पैसा मांगा वापस। भाई, गुजरात गवर्नमेंट राम राज्य चल रहा है, जहाँ पे 35 साल से बीजेपी की सरकार है, 10 साल से डबल इंजन की सरकार है। अब उनको ये टोपी पहना दी अडानी जी ने। उस सरकार ने ही 10,000 करोड़ वापस मांगा अडानी जी से, आपने जो हमसे लिया एक्स्ट्रा वापस करो। अब ये भी खबर गोदी मीडिया ही छोड़िए, देश नीति जैसे 2-4 ही पोर्टल है जिसमें हम अडानी का नाम भी ले सकते हैं। बाकी ये जो पोर्टल पे बड़े बड़े लोग हैं कि हम पे अरेस्ट क्यों किया और हम पत्रकारिता के ऊपर हमला है, ये यूट्यूबर्स, यूट्यूब के हमारे सेलिब्रिटी चुप क्यों है अडानी पे? जो चैनल कहता है कि मैं नंबर 2 पोजीशन पे पहुंचा हूं, मेरे सबसे ज्यादा व्यूअर्स है, मैं धन्यवाद अदा करता हूं लोगों को। अरे मैं तुम्हारा धन्यवाद अदा करूंगा, जरा अडानी जी के बारे में 2 शब्द बोल के देखिए। एक महिला पत्रकार अडानी का टेंडर लेके घूम रही है और आप सब बिक गए हो। ये क्या हो रहा है? मोदी के खिलाफ बोलोगे, अडानी जी के खिलाफ नहीं बोलोगे। फिर कहां गई पत्रकारिता आपकी? कई लोग हैं मोदी को लताड़ते, लोगों को लगता है कितना ईमानदारी से पत्रकार करते हैं। तो हमने पूछा उनको, तो हमको बताया गया कि नहीं, अडानी जी पे नहीं बात करेंगे। बाप रे बाप।
चलिए अब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अब देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट खासकर सीजीआई चंद्रचूड़ जिस तरह से सरकार को लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल पैदा कर रहा है कि अब 2024 चुनाव से पहले शायद सीजीआई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट मोदी जी के लिए चुनौती बन चुके हैं। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने और सीजीआई ने जिस तरह से महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष को जिस तरह से लताड़ा है, वो किस तरह की संकेत है? और अभी तक महाराष्ट्र के जो विधानसभा अध्यक्ष है वो अभी तक फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, ये चंद्रचूड़ ही उनके लिए चुनौती नहीं है। जो जो इस देश में ईमानदार है वो मोदी सरकार के लिए चुनौती है। ईमानदार पत्रकार चुनौती है, ईमानदार अधिकारी चुनौती है, ईमानदार न्यायाधीश चुनौती है, ईमानदार मतदाता भी चुनौती है क्योंकि वही उनको घर भेज रहा है। ईमानदार नेता चुनौती है। ईमानदारी सामने आते से ही पूरा मोदी कैंप गड़बड़ा जाता है। कारण ईमानदारी सवाल लेके आती है, सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। हिंडनबर्ग में उठे हुए सवाल, जवाब आपके पास नहीं। कोल में भ्रष्टाचार हुआ, जवाब आपके पास नहीं। मुंद्रा पोर्ट में इतने ड्रग पकड़ते हैं, जवाब आपके पास नहीं। इंश्योरेंस हेल्थ सेक्टर में इतने घपले हुए, जवाब आपके पास नहीं। पैगेसिस को लेके अभी तक आप नहीं बता पा रहे कि आपने खरीदा कि नहीं खरीदा, चुप है। हंगर इंडेक्स आया, आपने कहा कि गलत रिपोर्ट है। गलत रिपोर्ट है तो फिर ये जो प्रयागराज में जो महिला का शव डिटेक्ट हुआ और जो वीडियो आज ट्रेंड कर रहा है वो क्या है? 81 करोड़ लोग यदि 5 किलो अनाज पे जी रहे हैं, वो क्या है? इस देश के किसानों को 6,000 रुपए साल की भीख लेनी पड़ती है सरकार से, वो क्या द्योतक है? कार की बिक्री और फ्लाइट से जाने वालों की संख्या इस देश के विकास का कतई इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ के देश में 10% लोग भी विमान से प्रवास करते होंगे या 20% लोग कार खरीदते होंगे, लग्जरी होम खरीदते होंगे। इस देश में 80% लोग 2 टाइम की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि देश प्रगति पे है? गाड़ियों में वेटिंग है, गाड़ियों का डिमांड बढ़ गया, एयर से ट्रैवल करने वालों के आंकड़े रिलीज किए जाते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि 80 करोड़ लोगों को हम तो अनाज दे रहे हैं फ्री तो इसके बावजूद वो कहते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे ऊपर देश आ गया है। यदि देश गरीब नहीं है तो फिर 80 करोड़ लोगों को आप अनाज क्यों दे रहे हैं? जी, लेकिन मेरा सवाल इस पर था कि महाराष्ट्र में नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो इसीलिए चंद्रचूड़ जी ईमानदार है, इसलिए तकलीफ में है। चंद्रचूड़ जी राज्यसभा लेने को तैयार नहीं है, गवर्नर पद लेने को तैयार नहीं है, कोई सरकारी दूसरी सुविधा लेने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैं इनको ईमानदार मानता हूं। नहीं तो हमने राज्यसभा पे बिकते हुए, गवर्नर पद पे बिकते हुए लोग देखे हैं। इसलिए जब ईमानदार व्यक्ति जज बनेगा तो वो सवाल पूछेगा, पेगासस पूछेगा। रैफल्स का मामला कोर्ट में पड़ा है। महाराष्ट्र के केस में उन्होंने कहा ये तो अब केस जो महाराष्ट्र का है ये अब प्रजातंत्र को लेके नहीं है, ये 10वीं सूची को भी लेके नहीं है राज्य घटना की। जो कल वक्तव्य उन्होंने दिया, जो बोले हैं चीफ जस्टिस, और जो महाराष्ट्र में हो रहा है, इससे एक विश्लेषक के तौर पे तो मुझे यही लगता है कि ये टकराव अब सीधा न्यायपालिका के इज्जत का और नरेंद्र मोदी के इज्जत का है। न्यायपालिका ने कहा कि हम समझौता, हमारे साथ समझौता होने नहीं देंगे। बड़ा उन्होंने क्लियर कट शब्दों में कहा, हमारी चिंता अदालत की गरिमा को लेके है। हम सब, मतलब पूरी न्यायपालिका देश की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। इस मामले में
मतलब महाराष्ट्र के मामले में 6 महीने हो गए, कोई कदम नहीं उठाया गया। अब महाराष्ट्र में न्याय होगा अन्याय होगा ये बात की बात है। ये गरिमा का सवाल हो गया अदालत के, कि अदालत ने बोलने के बाद भी स्पीकर हिलने को तैयार नहीं है। इसका मतलब वो अदालत को भी कुछ नहीं मानता। ये कोई दीवानी मुकदमा नहीं है, सिविल सूट नहीं है कि आप सालों लगा रहे हो। ये मात्र 10वीं अनुसूची के तहत कार्यवाही है, योग्यता अयोग्यता। अब सरकारी वकील ने कहा जरूर है कि हम तुरंत बात करेंगे, 17 तारीख तक का फैसला, 17 तारीख को डेट बतानी है स्पीकर को कि मैं कब तक फैसला लूं। लेकिन एक राइडर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, फैसला क्या चुनाव आने तक करोगे क्या? अगले चुनाव आने के बाद यदि फैसला करोगे तो ये प्रोसेस ही बेमनामी हो जाएगा। फिर ये न्याय और अन्याय का मामला क्या है? तो न्यायपालिका लड़ रही है अपनी गरिमा को लेके, अपनी इज्जत को लेके। और हमारे नार्वेकर जो स्वयं एक अच्छे वकील है, राहुल नार्वेकर जो स्पीकर है, वो बेचारे फंसे हुए हैं। उन्हें ये पता है कि ये 16 लोग अयोग्य है। अयोग्य घोषित होने से सरकार गिरेगी नहीं। सरकार के पास अजित पवार आने के बाद पर्याप्त बहुमत है और ये मुख्यमंत्री भी नहीं जाएंगे। अयोग्य होंगे, ये इस्तीफा देंगे, अगले आधे घंटे बाद फिर शपथ लेंगे, क्योंकि अयोग्यता सजा नहीं है, सिर्फ मेंबरशिप जाती है। आप चुनाव लड़ सकते हैं फिर से। ये 2 साल की सजा नहीं है कि आप 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। इसलिए मुख्यमंत्री का जाने का भी कोई चिंता नहीं है। फिर इतना कुछ होते हुए राहुल नार्वेकर चुप क्यों है, टाइम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यदि ये 16 अयोग्य होते हैं तो पूरे देश के सामने पता पड़ जाएगा कि बीजेपी कितना अलोकतांत्रिक काम करती है। पहले ये सूरत गए, बीजेपी ने प्रोटेक्ट किया, फिर ये आसाम चले गए, बीजेपी ने प्रोटेक्ट किया, फिर ये गोवा चले गए, बीजेपी ने प्रोटेक्ट कर दिया, फिर ये दिल्ली मुंबई आए और शपथ ली, सरकार ने शपथ दिलवाई, गवर्नर ने गलत काम किया। ये सब बीजेपी के नाक के नीचे हुआ। तो परिवारवाद के नाम से कोसने वाले, भ्रष्टाचार के नाम से कोसने वाले, ये सरकार यदि अलोकतांत्रिक घोषित होती है तो ये सीधा मोदी पे अलोकतांत्रिक होने का तगमा चपसा हो जाएगा। तो वो मोदी जी की इज्जत बचाने के चक्कर में और इधर सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में ये संघर्ष हो रहा है। अब इसमें महाराष्ट्र का न्याय अन्याय, महाराष्ट्र के जनता के साथ क्या हो गया, ये तो बहुत सेकेंडरी बात हो गई है। नवंबर 2024 तक DY चंद्रचूड़ अपने कुर्सी पे बैठे रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं वर्तमान सरकार के कुंडली में ये जो शनि बैठा है, ये अपनी दशा 2024 के नवंबर में बदलेगा। क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है। आजकल न्यूज़ पोर्टल भी न्यूज़ दिखाने के बजाय किसी ज्योतिष को बैठाते हैं और उसके भी 8-10 लाख व्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि लोग भी वो बोलता है कि राहुल गांधी बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हम तो भविष्यवेत्ता नहीं, लेकिन उन्हीं की भाषा में कुछ कभी कभी जनता को ये भाषा समझ में आती है। तो ये जो शनि है ये बैठा है नवंबर 24 तक। नवंबर 24 के बाद दशा बदलेगा, लेकिन उस घर में जो शनि आएगा दूसरा, वो शनि आएगा या राहु होगा या केतु होगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन मुझे विश्वास है न्यायपालिका पे। और मैं शनि इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि शनि को गलत ग्रह मानते हैं। शनि न्याय की देवता है हिंदुत्व में, और ये भविष्य के जो देखने वाले होते हैं उसमें शनि को न्याय की देवता कहते हैं। तो मैं न्याय की देवता मानता हूँ चंद्रचूड़ को। शनि किसी का बुरा नहीं करते, शनि आदमी के औकात में लाते हैं आदमी को, गलत करता है तो। आदमी के जीवन में जब शनि की दिशा आती है और आदमी बहुत अच्छा काम करता है, उसको शनि की तकलीफ नहीं होती। तकलीफ उसको होती है कि उस शनि उसका औकात में लाता है कि तूने बहुत पाप किए, अब मैं तुझे बताता हूं न्याय कैसा करूंगा तेरे साथ। इसलिए मैंने उन्हीं की भाषा में बोला। हालांकि मैं शुद्ध विश्लेषण, राजनीतिक विश्लेषण के रूप में देखूं तो चंद्रचूड़ जी जिस हिसाब से बोल रहे हैं, चंद्रचूड़ जी ने जिस हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू उठाया, चंद्रचूड़ जी ने जिस हिसाब से ईडी, मतलब चंद्रचूड़ क्या उन्हीं के टीम में से खन्ना साहब ने जिस हिसाब से ईडी को घेरा है सिसोदिया के मामले में कि मनी नहीं और मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, बताइए मनी कहाँ है। इन तमाम चीज़ों को बात ये होती है कि आप सवालों से भागते हैं। जब से 2014 में सरकार बनी है मोदी जी की, मोदी जी सवालों से भागते हैं। लेकिन एक
प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां सवालों के जवाब देने के सिवा आपके पास कोई चारा नहीं, वो न्यायपालिका है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद से जो न्यायपालिका की गरिमा की बात हो रही है, इज्जत घटी है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार घटाने की कोशिश में लगी हुई है? 2014 के बाद तो इस न्यायपालिका के साथ भी खिलवाड़ हुआ, कई जगह है। मैंने कहा ना, कोई राज्यसभा में गए, कोई बोबड़े साहब का पीरियड मुझे लगता है कि यदि मैं विश्लेषित करूं तो सबसे बुरा रहा। लेकिन चंद्रचूड़ जी आने के बाद आम आदमी का विश्वास फिर न्यायपालिका में दृढ़ हुआ है। और होता है कई जगह, जब आप न्याय दान करते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से और कानून से बंधे हुए होते हैं। तो कई जगह लोगों को लगता भी है कि इसमें चंद्रचूड़ जी झुक गए। सवाल झुकने का नहीं है, सवाल संविधान का है। लोग कह रहे थे कि चंद्रचूड़ मैनेज हो गए हैं और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को टाइम दे दिया है। टाइम नहीं दिया उन्होंने ये कहा कि हम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, स्पीकर का प्रोरोगेटिव का हम इज्जत करते हैं, लेकिन स्पीकर भी हमारी इज्जत करना जाने। और इज्जत किस हद तक करते हैं? पिछली बार उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया रेखांकित की थी। उन्होंने कहा स्पीकर के सामने जब कोई मैटर आता है डिसाइड करने के लिए योग्यता अयोग्यता का, तो फिर वो स्पीकर जो है वो अलग ट्रिब्यूनल बन जाता है। फिर स्पीकर पद की व्याख्या ट्रिब्यूनल में हो जाती है और ट्रिब्यूनल में सर्वोच्च न्यायालय इंटरफेयर कर सकता है। तो वो हमारा अधिकार है। फिर भी आप ट्रिब्यूनल के औकात से भी हम तुमको आदेश दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम, आप स्पीकर है, उसकी गरिमा रखने के लिए हम आपको फिर आप वार्निंग दे रहे हैं, नहीं तो हम निर्णय लेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड में भी उन्होंने वही कहा। और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मसला है, मैं सोचता हूं ये लीगलाइज्ड भ्रष्टाचार है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। जैसे मैं इस पर ही आ रही थी कि 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही बड़े और अहम मुद्दे पर सुनवाई होने जा रही है, वही इलेक्टोरल बॉन्ड की पारदर्शिता। क्या अनाप शनाप पैसा आना चुनाव में, बेनामी फंड, ये जायज़ है या नाजायज़ है? इस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी तरीके से सुनवाई करने जा रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ खुद इस बेंच में मौजूद रहेंगे। अगर फैसला चुनावी बॉन्ड के खिलाफ आ जाए तो इसका असर 2024 में कितना होगा? मैं बता रहा हूं आपको, अभी शराब कांड है हमारे यहाँ, दिल्ली में चल रहा है। बार बार ईडी ये कह रही ना कि आपने कुछ लोगों को मदद की तो उनसे चंदा लिया। केस ये बन रहा है ना, जो 35 लाख का चेक लिया उसके एवज में आपने उन दारू के ठेकेदारों को मदद की। ये व्यभिचार और भ्रष्टाचार, वो ये आर्थिक व्यभिचार है और भ्रष्टाचार है। जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का सत्य सामने आ जाएगा लोगों के, तब पता पड़ेगा कि कौन पार्टी किस किस से पैसा ले रही थी और क्या क्या उसको दे रही थी। अब मैं थोड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड को मैं बता दूं दर्शकों के लिए। हमारे यहाँ 2018 में आदरणीय जेटली जी ने कहा कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं इलेक्शन फंडिंग में, मतलब ये जो चंदा मिलता है। तो ट्रांसपेरेंसी ये हो गई कि अब 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 कोटी रुपए के वैल्यू के इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेचेगी। ये कब बेचेगी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीच बीच में अनाउंस करती है कि इस डेट से इस डेट तक इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री खुली है। वो जनरली वो चुनाव के आसपास होती है। तो कोई भी उद्योगपति जिसको चंदा देना है वो इलेक्टोरल बॉन्ड जाके खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल, अशोक वानखड़े को आपको चंदा देना है, आप एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है आप, तो मैं जाके 2 करोड़ के बॉन्ड खरीदता हूं। ये एसबीआई को पता है कि अशोक वानखड़े ने 2 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और वो मैं बॉन्ड आपके पास देता हूं। एसबीआई ये किसी को नहीं बताती कि अशोक वानखड़े ने 2 करोड़ के बॉन्ड लिए, और ये मैं बॉन्ड आपको देता हूं। आप 15 दिन के अंदर वो बॉन्ड कैश कर लेते हैं, लेकिन आप भी अपने यहां नहीं बताते कि आपने बॉन्ड किसने दिया आपको, वो भी सीक्रेट है। तो आम आदमी के लिए ये पता ही नहीं कि अशोक वानखड़े ने आपको 2 करोड़ के बॉन्ड दिए। ये किसी को पता नहीं सिवाय एसबीआई के। तो इसमें यह है कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूं, यदि मैं मंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं एक राज्य का, और मुझे केंद्र में मेरे नेता कहते हैं कि भाई इस बार चुनाव के लिए फंड जारी करो, जरा कुछ व्यवस्था करो 100 करोड़ रुपए की। तो मैं मेरे राज्य के जितने ठेकेदारों को मैंने काम दिया उनको कहता हूं कि अब समय आ गया है, सब बॉन्ड खरीदो।
और उसको दे दो। तो ये लीगलाइज्ड भ्रष्टाचार है। 2022 तक इस देश में 9,000 करोड़ के आसपास बॉन्ड खरीदे गए। उस 9,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को मिले। बाकी 4,000 करोड़ के बॉन्ड देश के तमाम राजनीतिक दलों में बटे हैं। तो भाजपा से इतना प्रेम इलेक्टोरल बॉन्ड वालों का क्यों? या आप केंद्र में और कई जगह में डबल इंजन की सरकार चल रही है, क्या वहां के ठेकेदारों ने तो नहीं दिए? यदि आपने चंदा लिया है तो बताने में क्या हर्ज है कि इससे लिया है? क्या हर्ज है? क्योंकि फिर आपको पता पड़ जाएगा लोगों को। फिर जैसा ईडी ट्रेल लगाती है वैसा ट्रेल निकलेगी। क्या ये डर है? इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड, ये मैं लीगलाइज्ड भ्रष्टाचार कहता हूं और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल व्यभिचार। क्या आपको लगता है यही इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल मोदी जी, बीजेपी और अडानी में चलता है? बिल्कुल। जब तक मैं तो अभी ऐसा बोल नहीं सकता कि अडानी जी ने कितने बॉन्ड दिए, क्योंकि ये सिर्फ एसबीआई को पता है, और यदि दिए होंगे तो जरूर रिकॉर्ड पे आना चाहिए। मैंने इसलिए तो कहा, भाजपा इतनी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं कि अपने बॉन्ड किस किस से लिए, जो 5,000 प्लस के जो करोड़ के बॉन्ड है उनका नाम रिलीज करे कि इन लोगों ने हमें चंदा दिया। किस बात की शर्माना चंदा दिया? पॉलिटिकल पार्टी यदि चंदा ले सकती है तो उसमें डरने की और छुपाने की कारण क्या? क्या ये ब्लैक मनी व्हाइट होके आता है? क्या ये आपने किसी को ऑब्लाइज किया तो उसके एवज में दी हुई मदद है, चंदा नहीं? इसलिए आम आदमी को जानना चाहिए ये पैसा आता कहां से, क्योंकि ये पैसा कहीं मंगल ग्रह से नहीं आ रहा है। ये जो पैसा रोटेट हो रहा है ना, ये मेरे टैक्स पेयर्स का पैसा है। मैं टैक्स देता हूं, आप टैक्स देती है, सब लोग टैक्स देते हैं, और उसी टैक्स से फिर बड़े बड़े टेंडर खुलते हैं, बड़े बड़े रोड बनते हैं, और रोड के ठेकेदारों के पास पैसा जाता है, वही पैसा इस नेता के पास आता है, पॉलिटिकल पार्टी के पास। तो फिर ये पैसा मेरा है। 32 करोड़ का जो चेक दिया गया, 32 लाख का जो चेक दिया गया मनीष सिसोदिया को ऑफिशियली चंदे के लिए, वो 32 लाख किसके हैं? अरोड़ा के नहीं है। अरोड़ा के घर में नोट छापने की मशीन नहीं है। अरोड़ा ने जो यहां से कैसा कमाया वही दिया। तो अरोड़ा ने कहां से पैसा कमाया? सरकारी ठेकों से पैसा कमाया। सरकारी ठेकों में कैसा खर्चा होता है? वो मेरा पैसा होता है, आपका पैसा होता है। जनता को जानना चाहिए, और मुझे लगता है इसमें कोई डिसीजन होनी चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा है, जो ब्लैक का व्हाइट करने का खेल है, ये सब सामने आना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। बाहर लोग डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं बाहर के देशों में, और डिनर में पैसा उखड़ जाता है कि आपको भाई प्रेसिडेंट के साथ डिनर करना है, आपको इतने पाउंड देने, डॉलर देने पड़ेंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा जाता है। वहाँ चौड़ा होकर पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया जाता है, बोलते कि हमने चंदा दिया। शर्माना किस बात का चंदा देने के लिए? शर्म डरता वो है जो नंबर 2 का काम करता है, जो ईमानदारी का पैसा देगा, बोलेगा कि मैं बीजेपी में विश्वास रखता हूं, मैंने पैसा दिया, उसमें मैंने गलत काम क्या किया? क्या बीजेपी को चंदा देना पाप है? क्या कांग्रेस को चंदा देना पाप है? क्या समाजवादी या बीएसपी को चंदा देना पाप है? क्यों पाप है? लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, 55,000 करोड़ रुपए 2019 चुनावों में खर्चा करके। तो ये सवाल तो रहेगा ही, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पर बैन लग जाता है। 2019 में जो आपने 55,000 करोड़ का बोला, उसमें तो बहुत सारा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड छोड़ो, इलेक्टोरल बॉन्ड का तो पैसा व्हाइट में माना जाएगा। उन्होंने तो हवाला से पेमेंट किया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, TV9 भारतवर्ष जब ओपन हुआ तो पहला उन्होंने 28 सांसदों का स्ट्रिंग ऑपरेशन किया जो चुनाव लड़ रहे थे। उसमें राजस्थान में जो बीजेपी का सांसद चुनाव लड़ रहा था, वो तो बड़ा एक्शन पैक्ट केस बता रहा था। उसको पूछा गया कि साहब ये पैसा आपको, जब ये मोदी जी की रैली होती है तो उन्होंने कहा मोदी जी की रैली में लोग सुनने थोड़ी आते हैं, लाने पड़ते हैं, एक एक रैली को करोड़ करोड़ रुपए खर्चा होता है। तो बोले फिर आप करते हो? बोले नहीं, हमको तो पार्टी से पैसा आता है। तो बोले पार्टी से पैसा कैसे आता है? तो आपके अकाउंट में आता होगा। बोले नहीं, हवाला से जयपुर तक आता है, और फिर जयपुर में एम्बुलेंस में रख के 2 डॉक्टर बैठते हैं एम्बुलेंस में, और जहाँ बॉडी रखी होती है वहाँ पैसे के नोट के बंडल होते हैं, उसके ऊपर चद्दर रखी जाती है, और वो एम्बुलेंस गांव-गांव घूम के पैसा बांटती है। ये उस सांसद ने स्टिंग ऑपरेशन में एक्सेप्ट किया हुआ है। बाद में उसका टिकट काटा गया। और फिर मैंने एक बड़े बीजेपी के नेता के पास बोला कि मैंने यार ये एम्बुलेंस वाला सिस्टम अच्छा है। बोले अरे उस मूर्ख ने बोल के ये सिस्टम कई सालों से चल रहा था, ये बंद करवा दिया आप।
क्योंकि अब एम्बुलेंस भी चेक होने लगी। तो पैसा तो सभी पॉलिटिकल पार्टी देते हैं। मैं तो इस मामले में किसी को मैं ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना समाजवादी, ना बहुजन समाजवादी, मैं किसी भी राजनीतिक दल को, क्योंकि चुनाव ये पैसे का खेल है और उसमें नंबर 2 का पैसा खर्चा होता है और यकीनन होता है। ये सब झूठ बोलते हैं, मूर्ख बनाते हैं जनता को यदि वो कहते हैं कि हम नंबर 2 के पैसे के चुनाव खर्चा नहीं करते। सब करते हैं पैसा नंबर 2 का। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि 2024 चुनाव से पहले क्या आपको लगता है कि जातीय जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है? बन गया है। जातीय जनगणना ये मुद्दा इन 5 राज्यों के चुनाव में ही नहीं, ये अब आखिर तक बनेगा। और यही कांग्रेस या इंडिया वर्सेस बीजेपी का, ये इंडिया वर्सेस जो बीजेपी ने जो एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत उत्तर प्रदेश से जो एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, दलित, अति दलित, ओबीसी, नॉन जाटो दलित और नॉन यादव ओबीसी, इनको जो इकट्ठा करके एक नया, गोविंदाचार्य ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया था सोशल इंजीनियरिंग का, उसी के फ्रूट से खा रहे हैं। लेकिन सवर्णों द्वारा हमेशा राज किया जाता है। एक ओबीसी मुख्यमंत्री है बीजेपी का, शिवराज सिंह चौहान, उनको भी इन्होंने बर्फ में लगा दिया अभी वर्तमान में। तो वोट ओबीसी दे, वोट दलित अति दलित दे और राष्ट्र सवर्ण करे। अब मोदी जी कहते हैं कि मैं खुद ओबीसी हूं, और यदि फिर आप ओबीसी है तो फिर जातीय जनगणना के लिए आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? जातीय जनगणना से हिंदू समाज को विभाजित करना चाहते हैं, मोदी जी ने लगाया आरोप है। हिंदू समाज को कौन विभाजित करता है? जातीय जनगणना विभाजित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, क्योंकि मोदी जी उसी भाषण में ये भी कहते हैं कि मुझे कांग्रेस गाली, ओबीसी को कांग्रेस गाली देती है क्योंकि मैं ओबीसी हूं। फिर आपके ओबीसी होने का कार्ड आप खेलते हो तो जाति जनगणना, जातिवाद नहीं फैलाते। कहते हैं कि मैंने एक दलित को राष्ट्रपति बनाना चाहा, उसके खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा, कांग्रेस दलित विरोधी है। तो क्या आप दलित की बात करके जाति को, हिंदू धर्म को बांटने की बात नहीं करते? फिर आप कहते हैं कि एक आदिवासी को मैंने फिर राष्ट्रपति बनाया, कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया। ये दलितों, ये आदिवासियों के भी खिलाफ है। आप तो आदिवासियों को भी बांट रहे हैं। आदिवासी, दलित, ओबीसी, ये बार बार कौन उच्चारण करता है? बीजेपी करती है। क्यों फिर आपको छोटे छोटे दल जो 5-5, कोई इस जाति का दल, उस जाति का दल, 2-2 जिले वाले जो दल है, अपना दल से लेकर तमाम जो यूपी और बिहार में है, उसको एनडीए के गठबंधन में लाने का क्या जरूरत है, जब यदि आपको जातिवाद करना ही नहीं तो सरकार इससे पीछे हट क्यों रही है? बैकफुट पर क्यों है? सरकार को पता है जिस दिन जातीय जनगणना होगी उस दिन जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, फिर सत्ता में भागीदारी देनी होगी। वो कार्ड जो नीतीश कुमार ने खेला, वो ऐसा तीर बिहार से चला है जो 2024 के चुनाव के नतीजे को टोटली इन्फ्लुएंस करेगा। और दिन प्रतिदिन ये हमले बढ़ते जाएंगे ओबीसी को लेके, और सरकार बैकफुट पे आती जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के जातीय जनगणना जो है 2024 का दिशा और दशा तय कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। वीकेंड विद वानखेड़े में आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा और आज़ाद मीडिया को अपना भरपूर सपोर्ट दे, देश नीति को अपना सपोर्ट दे। बहुत बहुत शुक्रिया।